जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों का स्वागत। मेरा नाम है सीएम तिवारी, आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। सभी बच्चे आ जाएंगे और अपने दोस्तों को भी बता देंगे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपसे वादा किया था सुबह 8 बजे का। सुबह 8 बजे तो संभव नहीं हो पाया है ना, लेकिन क्योंकि संडे है इस कारण से संभव नहीं हो पाया। और हमारी टीम ने बोला कोई नहीं सर, हम 1 बजे कोशिश करते हैं, 1 बजे से आपकी क्लास हो जाए। तो इसीलिए अब हम लोग 1 बजे मुलाकात कर रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि 3 बजे या 3 बजे से पहले पहले, है ना, मैं तो जल्द से जल्द इस विषय को कम से कम समय पर आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 1.5 से 2 घंटे इसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, है ना, कि 8 बजे वाली क्लास का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो आप सभी उनको भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ें। आज हम लोग देखने वाले हैं 16 से 31 अगस्त तक की जानकारी, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि अगस्त में हमारी क्लास नहीं हुई है ना, कुछ मेरे स्वास्थ्य कारणों से। और उस अगस्त की भरपाई हम लोग आज करेंगे। कैसे? आप बोलेंगे अगस्त को हम 2 पार्ट में देखेंगे, एक पार्ट में 1 से 15 अगस्त, दूसरे पार्ट में 16 से 31 अगस्त। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट पहले देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज तरीके से करेंगे चीजों को। सवाल पहले अपॉइंटमेंट नियुक्ति वाले टॉपिक से, है ना, कुछ नई इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है सर, कब से होगी 8 बजे वाली क्लास? तो कुछ बच्चों को अभी भी जानकारी नहीं मिल पाई है, तो मैं बता दूं कि आपकी क्लास 4 तारीख से, 4 सितंबर से आपकी क्लास सुबह 8 बजे वाली जो होती थी वो हो रही है ना। तो आप जुड़ सकते हैं कभी भी। कितने बजे? सुबह 8 बजे। 4 सितंबर से ये क्लास शुरू है, तो आप जुड़ सकते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नियुक्ति अपॉइंटमेंट। सवाल यहां पर हम लोग टॉपिक वाइज तरीके से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सवाल करेंगे, जैसे हम लोग डेली करंट अफेयर की क्लास में करते हैं, है ना। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर सवाल करेंगे। पहले थ्योरी फिर सवाल, पहले थ्योरी फिर सवाल। आ जाइए, ये कौन है? आप बोलोगे इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर है। आपको पता है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम था धनखड़ साहब, है ना, उपराष्ट्रपति नाम क्या था? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यह पद खाली हुआ है, काफी महत्वपूर्ण पद है। तो इस पद पर भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो अभी रूलिंग पार्टी है, उसके द्वारा जो नामित व्यक्ति हैं, नाम क्या है उनका? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। याद रखिएगा, अभी ये राज्यपाल बने नहीं हैं, है ना, अभी ये राज्यपाल बने नहीं हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी ये उपराष्ट्रपति बने नहीं हैं, जल्द ही ये उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। आप ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, आपसे परीक्षा पर और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे ये जो व्यक्ति को आप देख पा रहे हो, इनका नाम क्या है? आप बोलोगे अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन है? वर्तमान में आप याद रखेंगे, अजय कुमार भल्ला जी जो थे वो मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला? मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? आपने बोला अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार, नाम क्या है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला। और आप बोलेंगे नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। आप बोलेंगे ला गणेशन। ला गणेशन। ठीक है, जो ला गणेशन साहब थे, इनका हाल ही पर निधन हो गया, है ना। ये भी हम लोग आगे देखेंगे, इनका निधन हो गया। अब इनके निधन के बाद ये वाली पोस्ट खाली हो गई, है ना। तब मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, इनको इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। अतिरिक्त
प्रभार दे दिया गया है। आपने अनुच्छेद 153 में पढ़ा है, एक व्यक्ति एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने ये जानकारी देखी, अजय कुमार भल्ला जो कि वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं, ला गणेशन जी के निधन के बाद वो नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उनको प्रदान कर दिया गया है। अब आप देखिए सवाल कैसा पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। 2025 में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? Who has been given additional charge as the governor of Nagaland in 2025? आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे साहब अनसुईया उइके। आपने आनंदीबेन पटेल का नाम सुना है? आनंदीबेन पटेल कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हो जाती हैं। ठीक है, आपने बोला अजय कुमार भल्ला जी चुने गए हैं किसके रूप में? आपने बोला इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका स्थान इन्होंने लिया है? ला गणेशन जी का स्थान इन्होंने लिया है। सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में कौन है? आप बोलेंगे ये वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साहब कौन है? आप बोलेंगे ये जो हमारा आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके 24वें गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। नाम है इनका उर्जित पटेल साहब। आप याद रखेंगे 2018 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ कार्यों से ये असहमत थे, है ना, और इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उर्जित पटेल साहब बहुत ही ज्यादा चर्चित नाम रहा था उस समय। ठीक है, आप बोलेंगे उर्जित पटेल साहब को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। जब भी किसी भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर में किसी भी संस्था में होती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीपी राधाकृष्णन अब वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, बनेंगे, अभी बने नहीं हैं। ठीक है, दोनों शब्दों में काफी अंतर है। ठीक है, मैं सिलेक्शन लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो गया है, धरती आसमान का अंतर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल, 2025 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as executive director at the International Monetary Fund IMF in 2025? आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्या आंसर लॉक कर दिया जाए? सर सीपी राधाकृष्णन, एक बच्चा पूछ रहा है सर जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया? उन्होंने अपना निजी कारण बताया है, स्वास्थ्य कारण बताया है। ऑफिशियल अब अंदर की बात क्या है, इससे ना ही मतलब आपको होना चाहिए ना ही मुझे है। ठीक है, चलिए जो ऑफिशियल उन्होंने रीजन बताया है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, किसी को अगर पॉलिटिक्स में जाना है, राजनीति में जाना है तो जरूर वो कारणों पर चर्चा कर सकता है। ठीक है, चलिए सर कार्यकारी निदेशक क्या होता है? डायरेक्टर मतलब IMF के कार्य को देखने में अब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनको रहेगी, है ना। किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ टॉप मोस्ट लोग रहते हैं, है ना, पदों पर जो बैठे रहते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में CEO होता है, डायरेक्टर होता है, वो उस कंपनी को चलाने में सहायता करते हैं। उसी तरह से आप IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक को देख पाएंगे, उर्जित पटेल साहब को देख पाएंगे। ये साहब कौन है? आप बोलोगे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम आपने सुना होगा। आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम अगर नहीं भी सुना है तो आपने ब्रिक्स का नाम जरूर सुना होगा। ब्रिक्स का नाम जरूर सुना होगा। ब्रिक्स के आप याद रखिएगा बैंक के रूप में, ब्रिक्स बैंक के रूप में कार्य करता है कौन? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB भी जिसको बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक के रूप में भी इसको बोला जाता है। आप बोलिएगा 2014 में इसकी स्थापना की बात की गई थी, इसने अपना काम 2015 में करना शुरू कर दिया है। इसका मुख्यालय आपको शंघाई पर देखने के लिए मिलता है। सर अभी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की? आप बोलेंगे साहब इसके अध्यक्ष के रूप इसके उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही पर भारतीय व्यक्ति को चुना गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। कौन से हैं ये भारतीय व्यक्ति? आप बोलेंगे राजीव रंजन, इनका नाम है। क्या नाम है?
राजीव रंजन इनका नाम है। और अगर आपसे बोला जाए कि इसके वर्तमान में हेड कौन है, एशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का कोई हेड भी होगा, अध्यक्ष भी होगा। ये तो उपाध्यक्ष के रूप में राजीव रंजन जी नियुक्त हुए हैं, है ना। अध्यक्ष कौन है, आप बोलेंगे साहब डिल्मा राउसेफ, जो कि ब्राजील की हैं, डिल्मा राउसेफ ये अध्यक्ष हो जाती हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है, राजीव रंजन जी। चलिए आंख बंद करिए, याद करिए हम लोगों ने अभी तक कितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़ी हैं, है ना, आज की क्लास में। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले बात कौन सी देखी, मतलब करंट अफेयर भी आपको उंगलियों पर याद हो जाए, हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान कर दिया गया है। फिर हम लोगों ने देखा कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, निदेशक, डायरेक्टर, निदेशक, है ना। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है, 1945 में स्थापना हुई थी और विश्व बैंक का एक सहयोगी संगठन आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर हम लोगों ने अभी कौन सा देखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का उपाध्यक्ष का भी पद हम लोगों ने देखा, उपाध्यक्ष पद भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। इतने ही नाम हमने देखे ना, है ना। चलिए बढ़िया, तो आप बोलेंगे उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं तो उपराष्ट्रपति होंगे CP राधा कृष्णन, है ना। ये बीजेपी उम्मीदवार हैं, ठीक है। चलिए, नागालैंड राज्यपाल का नाम क्या है वर्तमान में, आप बोलोगे अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला, ठीक है। IMF के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप बोलोगे उर्जित पटेल, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। फुल फॉर्म वगैरह भी याद रखना है आपको, हम लोगों ने ये स्टैटिक जीके में पढ़ा है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं ज्यादा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कहां है हेडक्वार्टर, शंघाई में है हेडक्वार्टर। और राजीव रंजन जी, राजीव रंजन, ठीक है। कोई समस्या है, नहीं, आगे बढ़ें। चलिए, ये सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। सर आप तो बिना ऑप्शन के पूछ लीजिए, हम लोग बता देंगे। यहां तो आपने इतना आसान कर दिया है कि ऑप्शन भी दे दिया है ना। हम लोग पढ़ लिए तो आसान हो गया। आप सोचिए अगर आप ये सवाल नहीं पढ़े होते, फिर एग्जाम में इस सवाल से मुलाकात होती, ये सवाल डराता, हाँ या ना। चलिए, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, आपने बोला दिनेश पटनायक इनका नाम है। दिनेश पटनायक को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है ना। मतलब जो एम्बेसडर होते हैं, है ना, तो कुछ स्थानों पर एम्बेसडर बोला जाता है और कुछ स्थानों पर हाई कमिश्नर बोला जाता है। उसका कारण अलग अलग है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर आप ये याद रखिए, कनाडा से हमारे कुछ समय पहले विवाद हो गए थे, जब यहां पर खालिस्तानियों का समर्थन किया था किसने, ट्रूडो साहब ने, है ना, जस्टिन ट्रूडो ने। और उन्होंने हमारे देश के राजनयिक को निकाल दिया और हमने उनके देश के डिप्लोमेट को यहां से निकाल दिया, बोला टाटा बाय बाय। और अब आपको पता है कि अब कनाडा में दोबारा सरकार बदल गई है, मतलब प्रधानमंत्री बदल गए हैं। मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और अब दोबारा से संबंध और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है भारत और कनाडा के बीच में, जैसा आपने G7 में भी देखा था। और अब उसी पहल पर आगे बढ़ते हुए दिनेश पटनायक जी उच्च आयुक्त होंगे
कनाडा के आप याद रखेंगे, ठीक है, उच्च आयुक्त होंगे कनाडा के, ठीक है। दो 2025 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as India's next High Commissioner to Canada in 2025? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की मैं बात करता हूं तो दिनेश पटनायक विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिनेश पटनायक, है ना। और ये है डोनाल्ड ट्रंप, सभी को पता है ना। ये ऐसा इंसान है कि दो दोस्तों के बीच भी ऐसी बातचीत नहीं होती है जैसे डोनाल्ड ट्रंप बाबू बन गए हैं, है ना। दो दोस्त क्या करते हैं, एक दिन लड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, अगले दिन फिर बोलते हैं अरे यार तू तो मेरे से गुस्सा हो गया, है ना। तो अभी भी इनका बचपना वो खत्म नहीं हुआ है। ये एक दिन लड़ाई करते हैं, फिर दूसरे दिन बोलते हैं आई एम सॉरी, फिर एक दिन लड़ाई करते हैं, और अभी ये भारत को क्या बोल रहे हैं, अभी 2 दिन पहले भारत को 50% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, है ना। और अब भारत को बोल रहे हैं कि भारत और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना। भारत और रशिया के साथ इनके दोस्ती के संबंध बहुत अच्छे हैं। ये भारत और रसिया के साथ हमेशा रहेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि भारत और रसिया चीन के ज्यादा करीब जाएं, ठीक है। चलिए 6 महीने का करंट अफेयर आपका मिल गया है, 2 महीने का करंट अफेयर भी दे दीजिए तो अच्छे से हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल बच्चा, मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूं। अभी अगस्त का ये बाद का 6 महीना, ठीक है। जिन बच्चों का अभी एग्जाम है ना, तो उन बच्चों के लिए जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लेंगे, और जिन बच्चों का सीजीएल वाला भी एग्जाम है तो उनके लिए एसएससी वाले चैनल पर मैराथन लेकर आई जाएगी, है ना। तो पूरा आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बस पढ़ते जाइए, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये व्यक्ति एरिक गारसेटी का स्थान लेंगे, है ना। एरिक गारसेटी का स्थान लेंगे। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी राजदूत थे। अब कौन? सर्जियो गोर। सर्जियो गोर यह भारत में अमेरिका के राजदूत होंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर। भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्जियो गोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये साहब कौन है? अनीश दयाल सिंह जी। आपको पता होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने इनके नाम पर बात की थी। पहले इनको आईटीबीपी का हेड बनाया गया था, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का हेड बनाया गया था, ठीक है। फिर इनको सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हेड बनाया गया था, ठीक है। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र जी हैं वर्तमान में। आईटीबीपी के कौन है? राहुल रसगोत्रा प्रमुख हैं वर्तमान में, है ना। तो वर्तमान में अनीश दयाल सिंह जी के पास कोई महत्वपूर्ण पद नहीं था, लेकिन अब आप बोलेंगे साहब प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी। अजीत डोवाल की सहायता के लिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है अनीश दयाल सिंह जी को। याद रखिएगा, ये एक आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड, ठीक है। चलिए, ये कुछ जानकारी इनके बारे में और भी लिखी है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या आंसर हो जाएगा? आप बोलेंगे अजीत डोभाल जी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, है ना। इनकी सहायता के लिए अनीश दयाल सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। अनीश दयाल सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़े नेक्स्ट, ये साहब कौन है? इनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है ना। तो आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ एक बार नजर मार लीजिए किनको अपॉइंट किया गया है। आप बोलेंगे सतीश गोलचा साहब को। सतीश गोलचा साहब को दिल्ली का कमिश्नर नियुक्त किया गया। सतीश गोलचा दिल्ली का कमिश्नर। सतीश गोलचा दिल्ली का कमिश्नर, ठीक है। आप ऐसा याद कर सकते हो, दिल्ली में गोलगप्पा बहुत चलता है, गोलगप्पा, है ना। तो गोलचा दिल्ली। चलिए, ये कौन है? आप बोलेंगे एक देश है लिथुआनिया, है ना। तो लिथुआनिया की संसद में नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है किसको? इंगा रुगीनी एने। भाई साहब, नाम ऐसा है ना कि इनका नाम याद कर लो अगर, तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना। इंगा रुगीनी एने, इंगा रुगीनी एने, है ना। तो इंगा करके याद कर लीजिए आप। लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंगा, लिथुआनिया इंगा, लिथुआनिया इंगा, है ना, लिथुआनिया इंगा। चलिए,
सवाल देखिए, लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पूरी और विस्तार से जानकारी नहीं पढ़ना है कि क्यों पहले वाले प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्यों ये हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश नहीं है। बस हाँ, करंट अफेयर में चर्चा में आ गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुई है, वो भी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी आपको भी पता है ना, जो बड़े देश हैं भारत के साथ, जिनके बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आप विस्तार से याद करेंगे, इनके बारे में विस्तार से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए, लिथुआनिया के प्रधानमंत्री कौन है, इंगा इंगा इंगा, ठीक है, इंगा रगिनीन। ठीक है, चलो आ जाओ। ये साहब कौन है, आप बोलोगे इनका नाम है अजय सिंह। ये कौन है, मुक्केबाजी, सभी को पता होगा बॉक्सिंग के बारे में। ठीक है, तो इनको बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया। दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, तीसरी बार नियुक्त किया गया है ना, मतलब इनकी पुनः नियुक्त हुई है अध्यक्ष के रूप में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, बॉक्सिंग अजय, बॉक्सिंग अजय, बॉक्सिंग अजय। ठीक है, अजय, ठीक है, जिसको कोई हरा ना सके बॉक्सिंग में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ये साहब कौन है, आप बोलोगे एक संस्थान है जिसका नाम है AIBD। AIBD का मतलब क्या है, आप बोलोगे एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है, प्रसारण, प्रसारण है ना, प्रसारण। जैसे अभी ये जो क्लास है मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, प्रसारित कर रहा हूं, कहां पर आप देख पा रहे हैं, आप YouTube पर देख पा रहे हैं, हाँ या ना। बस उसी तरीके से बात यहां पर करी जा रही है कि साहब अभी जो भारत है वो AIBD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIBD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको, इंडिया को। AIBD का फुल फॉर्म क्या है, A फॉर एशिया पैसिफिक, मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो प्रसारण वाली चीजें हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत को नियुक्त किया गया है इस साल के लिए, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ जानकारी कि इसका सचिवालय मलेशिया के अंदर है, मलेशिया में कुआलालंपुर में है। इसका काम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वातावरण अच्छे से निर्मित रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, तो यही काम करना इसका चीज है, यही काम इसका है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सर आज 8 बजे का क्लास क्यों नहीं हुआ, अब उसके विस्तार से मैं आपको कारण नहीं बता पाऊंगा, बस आप ये समझिए कि जो 8 बजे वाली क्लास होने वाली थी वो अभी हो रही है, मतलब ये जो आप क्लास देख रहे हैं वो 8 बजे वाली ही क्लास है जो हम लोग इस टाइम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अवार्ड एंड ऑनर, पुरस्कार व सम्मान की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ये साहब कौन है, आप बोलोगे अभी अभी एक मूवी जिसका नाम क्या है, होम बाउंड। होम बाउंड नाम की मूवी है, इस मूवी ने एक पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है, मेलबर्न भारतीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है, मेलबर्न भारतीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे, नीरज घेवान जी है। इनका नाम क्या है, नीरज घायवान, नीरज घेवान आप इनको बोल सकते हैं, और इसलिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार भी मिला है। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, होम बाउंड नाम की मूवी को मेलबर्न में सम्मानित किया गया है। होम बाउंड मेलबर्न, होम बाउंड मेलबर्न है ना, होम बाउंड मेलबर्न, मेलबर्न होम बाउंड, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सवाल, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल के सवाल आपको बिहार PSC में देखने के लिए मिले थे, है ना, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है सर, 2024 का भी करंट अफेयर रिवीजन करवा दीजिए प्लीज, एक बच्चा बोल रहा है। देखो बच्चा, 2024 का भी अब दोबारा मैं रिवीजन करवाऊं तो थोड़ा समस्या की बात होगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, खुद से रिवीजन करने के लिए आप YouTube खोलिए, आप YouTube में आपको डालना है SSC KGS, है ना, SSC KGS,
जैसे ही आप एसएससी केजीएस डालेंगे, आप चैनल पर आ जाइए, लाइव पर क्लिक करिए। लाइव पर क्लिक करते ही आपको पॉपुलर पर आ जाना है और यहां पर आपको जनवरी से दिसंबर 2024 पूरा लगभग 8 घंटे में हम लोगों ने पूरा 2024 करंट अफेयर किया हुआ है। तो अब मैं दोबारा वही चीज आपको कराऊं तो थोड़ी समस्या की बात होगी, है ना। तो ये 2024 का पूरा हो गया, ये जनवरी से जून तक का पूरा हो गया 2025 का। तो ये 2024, ये 2025 जून तक का खत्म, ठीक है। जुलाई और अगस्त में जल्द ही आपको दे दूंगा, है ना, रिवीजन के रूप में। तो आपने याद कर लिया, नीरज घेवान जी की फिल्म होम बाउंड मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीती है। सवाल देखिए कैसा आपसे पूछा जाएगा परीक्षा पर। इस सवाल का उत्तर सभी बच्चे बताने की कोशिश करिए। बताइए आंसर क्या होगा इस सवाल का। ए फॉर एप्पल, अच्छा चलिए आपने बोल दिया, हमने ए फॉर एप्पल मान लिया। बच्चों का सवाल है कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा। बच्चा पीडीएफ क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। आज पीडीएफ नहीं मिल पाएगा संडे को, क्योंकि बाकी जो हमारा हेल्प ग्रुप है ना, टीम मेंबर्स हैं, उनका आज अवकाश है ना, उनकी आज छुट्टी है। तो कल वो जब मंडे को आएंगे, सोमवार को आएंगे, तब आपको पीडीएफ प्रदान कर दिया जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना, पीडीएफ मिलेगा। याद रखिएगा, कोई भी टीचर है वो पीडीएफ खुद के पढ़ने के लिए नहीं बनाता है, आपके ही पढ़ने के लिए बनाता है। तो आपको बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए ये कौन है, अरे देख लो, कुछ लड़के तो बड़े खुश हो गए होंगे, सर आज सुंदर सुंदर चेहरे देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। तो बस ऐसा ही एक सुंदर चेहरा, नाम है इनका मनिका विश्वकर्मा। सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं, है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं जिनको हम बोलते हैं, उसे पर्सनालिटी जज की जाती है ना। सिर्फ आप सुंदर हो नहीं, आपसे बोलना, आपसे एटीट्यूड, चलना, वॉक, हर चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यहां पर जज किया जाता है। और आप बोलेंगे वर्तमान में मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स की बात नहीं करी गई है। मिस यूनिवर्स कौन है, उपाला सुचाता चुआंगश्री मिस यूनिवर्स बनी थी। अभी मैं बात कर रहा हूं मिस यूनिवर्स इंडिया की, और ये एक राजस्थान की बेटी है। नाम है इनका मनिका विश्वकर्मा। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। कौन है, मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा, बोलिए एक बार, राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा, मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा। बोलिए, आंख बंद करिए, बोलिए, मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की क्या बनी है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है। ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़े। प्रतियोगिता थाईलैंड में हुई थी, यह भी आप याद रख सकते हैं अगर रखना है तो। सवाल देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसे पहनाया गया है, हु हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किस राज्य की है। ठीक है, जब कोई भारतीय जीतेगा ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं, तो आपसे उनके शहर का नाम, मतलब शहर राज्य का नाम जरूर पूछा जा सकता है। जैसे जब हरनाथ सिंधु जी जीती थी तो वो चंडीगढ़ की थी, सवाल आ चुका था, है ना। नाम क्या हो जाएगा, मनिका विश्वकर्मा। किस राज्य की हैं, आप बोलेंगे सी बिलोंग्स टू राजस्थान। अब हम खेलों की बात करेंगे, अब हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, राइट। चलिए, ये आप नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। जैसे ही आपने नीतीश कुमार जी की फोटो देखी, आप समझ गए कि सर बिहार की बात हो रही है, राइट। बिहार की बात में सर जुलाई का मंथली करंट अफेयर लाइए सर। जुलाई का, चलिए मैं अगले सप्ताह आपको अगस्त का पार्ट 1 भी देने की कोशिश करूंगा और जुलाई का मंथ भी देने की कोशिश करूंगा, है ना। तो अगले
संडे, अगले संडे को आपका दोनों चीज हो जाएगी, ठीक है, जुलाई भी और अगस्त का पार्ट 1 भी। और कोशिश मैं यही करूंगा कि थोड़ा पहले भी अगर हो सकता है तो थोड़ा पहले हो जाए। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, ये है नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मतलब बिहार की बात हो रही है। बिहार की बात क्यों हो रही है, क्योंकि 12वां एशिया कप हॉकी का यह बिहार के राजगीर में आयोजित हो रहा है। इसके शुभंकर के रूप में हाल ही पर चुना गया है किसको, आपने बोला हाल ही पर चुना गया है चांद जी को, ठीक है। सर पीईटी के क्वेश्चन में आपका 2024 वाली क्लास से सवाल फंसा था, बिल्कुल मैंने भी देखा, मुझे भी करंट अफेयर के सवाल दिखाई दिए और उसमें बहुत ही आसान सवाल थे, है ना, करंट अफेयर के कोई कठिन सवाल नहीं थे और जितने भी सवाल थे लगभग सारे ही सवाल हमारी क्लासेस से थे, है ना। चाहे बैडमिंटन वाला सवाल हो, चाहे स्पेस वाला सवाल हो, चाहे डेट वाला सवाल हो, है ना, चाहे चंद्रयान थी वो स्पेस डे वाला सवाल हो कि कब लैंड किया था हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर, है ना। चलिए, तो इसका नाम क्या है, आपने बोला ये एक शुभंकर है और इसका नाम है चांद। ये चांद क्या है, आप बोलेंगे ये एक प्रतीक के रूप में बाघ को चुना गया है, बाघ मतलब टाइगर को चुना गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ जानकारी और लिखी है, आप याद रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है, कितना, 12वां एशिया कप हॉकी, 12वां एशिया कप हॉकी आपने बोला 29 अगस्त 2025 को शुरू होगा। कहां पर शुरू होगा, आप बोलेंगे राजगीर बिहार में शुरू होगा, राजगीर बिहार में शुरू होगा। इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर की मैं बात करता हूं, शुभंकर की मैं बात करता हूं, आप बोलिएगा चांद। जिन बच्चों का सीजीएल एग्जाम है, सीजीएल एग्जाम है जिन बच्चों का, आप याद रखेंगे कि आप जुलाई 25 तक का ही करंट अफेयर पढ़ेंगे, जुलाई 25। कोशिश यही करिए कि शुरुआत में आप 2024 का पूरा करंट अफेयर पढ़ें और 2025 का करंट अफेयर पढ़ें, है ना। 2025 का पहले आप जून तक कंप्लीट कर लीजिए और इसके लिए मैं आपको क्लास दे चुका हूं, है ना, यहां पर जून और यहां पर जनवरी, ठीक है। आप इतना करंट अफेयर कवर करिए, इसी का रिवीजन हम लोग करेंगे, है ना, और रिवीजन हम लोग एसएससी वाली क्लास में करेंगे। मैराथन के बीच में जो 12 घंटे की मैराथन है उसमें 1 घंटा मेरा भी रहेगा, ठीक है अंजलि जी, परेशान नहीं होना है। आठ तारीख से मतलब सोमवार से आपकी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हैं एसएससी में, ठीक है, 8 तारीख से लगातार 12 तारीख तक है शायद, ठीक है। तो उसके बीच में मैं जरूरी इंपॉर्टेंट चीजों को दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। चलिए यहां पर क्या बात की जा रही है, आप बोलोगे एमसीए, एमसीए मतलब क्या है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई पर ही है उसमें सुनील गावस्कर जी का स्टैचू लगाया है। सुनील गावस्कर जी कौन है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको याद दिला दूं, भारत ने अब तक 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है, एक बार 2011 में और एक बार 1983 1983 में। 1983 की जो टीम थी उसमें आपको सुनील गावस्कर जी भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, उसमें आपको सुनील गावस्कर जी भी देखने के लिए मिलेंगे, आप याद रखिएगा। सर आईबी के लिए कितने दिनों का करंट अफेयर, 1 साल, है ना, आईबी के लिए 1 साल, लेकिन सीजीएल एसएससी के लिए मैं आपको 1.5 साल का करंट अफेयर बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी आपको पता है एसएससी पागल हो जाता है ना, इस समय तो पागल ही चल रहा है। अब पता चला ये करंट अफेयर के सवाल में करंट अफेयर का ऑप्शन रहे, ये भी एक नई बात आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। इस बार तो ऐसा भी हो रहा था कि सवाल है जीएस का, ऑप्शन आ रहे हैं मैथ वाले, रीजनिंग वाले, है ना, तो ऐसा आपके एग्जाम में ना हो यही हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है।
अगस्त 2025 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में किस महान क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। ठीक है, चलिए यहां क्या बात करी जा रही है? आपने डूरंड कप के बारे में सुना होगा। फुटबॉल का सबसे पुराना एक टूर्नामेंट हो जाता है डूरंड कप। डूरंड कप की शुरुआत की मैं बात करता हूं तो साहब 1888 में 1888 में इसकी शुरुआत होती है। इस साल में इसका 134वां 134 एडिशन खेला गया है। कौन सा एडिशन? 134वां एडिशन खेला गया है। और इस बार कौन सी टीम जीती है? आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम इस बार जीती है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम इस बार जीती है। किस टीम को हरा करके जीता गया है? तो आप बोलेंगे साहब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने फाइनल में डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया है। डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया है, याद रखेंगे। ठीक है, डायमंड हार्बर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीता है, डायमंड हार्बर को हराया है। कहां पर खेला गया है? पश्चिम बंगाल में ही हर बार खेला जाता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोलकाता में ही खेला गया है, याद रखिएगा। चलिए सवाल देखिए, 134वां डूरंड कप 2025 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? विच फुटबॉल क्लब वॉन द 134th डूरंड कप 2025? आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे साहब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। चेतेश्वर पुजारा ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। गुजरात में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने हाल ही पर तीनों फॉर्मेट से, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की बात कह ली है। तस्वीर अच्छे से देख लीजिएगा, क्रिकेट का बैट पकड़े हुए हैं। इनका नाम क्या है? चेतेश्वर पुजारा। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से। ठीक है, चलिए हाल ही में चेतेश्वर पुजारा जी ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है? सवाल इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। आप बोलेंगे टेनिस से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। टेनिस खेल से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। टेनिस के खिलाड़ी हो जाते हैं चेतेश्वर पुजारा। ये कौन साहब हैं? आप बोलोगे इनका नाम है मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? आप बोलोगे साहब ये इजिप्ट के लिए खेला करते हैं, ये मिस्र के लिए खेला करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन के द्वारा पुरुष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्ष का इनको पुरस्कार दिया गया है। मतलब तीसरी बार इनको प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने पुरुष साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है। किसको? आपने बोला मोहम्मद सलाह को चुना है। मोहम्मद सलाह को चुना है, आप याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद सलाह को चुना है। सर ये तो पुरुष खिलाड़ी हो गए, महिला खिलाड़ी कौन है? आप बोलोगे स्पेन की मैरियोना भाई साहब ऐसा इनका नाम है ना, मैरियोना कैलडेट। मैरियोना कैलडेट। मैरियोना कैलडेट किस देश की है? स्पेन की है। इनको महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है, मोहम्मद सलाह और मैरियोना कैलडेट। ठीक है, मेरी सलाह, मेरी सलाह मान लो, मेरी मैरियोना सलाह, मोहम्मद सलाह। ठीक है, चलो प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आप बोलोगे मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह का संबंध किस देश से है? इजिप्ट से। कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल खेल खेलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? आप बोलोगे इनका नाम हो जाता है कार्लोस अल्कराज। इन्होंने सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। सिनसिनाटी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सिनसिनाटी ओपन की बात यहां पर करी जा रही है। आप बोलेंगे क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। ठीक है, चलिए पुरुष एकल की बात करी गई है। महिला एकल किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने महिला एकल जीता है। ईगा स्वीटेक ने महिला एकल जीता है। नेक्स्ट, ये कौन है? इनका नाम क्या हो जाता है? देविका सिहाग इनका नाम है। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में बैडमिंटन खिताब इन्होंने जीता है। मतलब मलेशिया में बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? देविका जी ने जीता है।
मलेशिया, आपने बोला बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? देविका सिहाग ने जीता है। देवी सिया, देवी सिया, देवी सिया, मलेशिया देविका, मलेशिया देविका, मलेशिया में कौन जीते हैं? देविका जीती हैं। चेतेश्वर पुजारा कब से टेनिस खिलाड़ी खेल रहे हैं? क्रिकेट खेलते हैं सर। तो क्रिकेट ही तो मैंने बोला है, क्या टेनिस लगा दिया है क्या? अरे वाह, क्या बात है, आज तो मैंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंध इनका हो जाता है, ठीक है। और ये तो समझने की बात है, अभी अभी मैंने आपको बैट वगैरह सब दिखाया है, गुजरात के हैं ये बताया है। तो अगर ऐसी भूल हुई है तो ये सिर्फ एक जल्दी जल्दी में होने वाली एक भूल थी। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने आपको धोखा देने की कोशिश करी है, ठीक है, बोलना चाहे तो। चलो, तो देविका सिहाग कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेल खेलती हैं, ठीक है। हाल ही में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन खिताब जीतने वाली देविका सिहाग किस भारतीय राज्य से हैं? आपने बोला देविका सिहाग का संबंध कहां से हो जाता है? आपने बोला देविका सिहाग जी का संबंध हो जाता है, अरे राज्य पूछ लिया है भैया, देविका जी किस राज्य की हैं? आपने बोला देविका जी की बात अगर की जाती है तो ये हरियाणा राज्य की हो जाती हैं, ठीक है। किस राज्य की हो जाती हैं? हरियाणा राज्य की हो जाती हैं, ठीक है। चेतेश्वर पुजारा गुजरात राज्य के, चेतेश्वर पुजारा गुजरात राज्य के, और देविका सिहाग हरियाणा राज्य की, ठीक है। देविका सिहाग कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन। चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट, ठीक है। कार्लोस अल्कराज टेनिस। चलो नेक्स्ट, यहां किस खेल की बात करी जा रही है? आप बोलिएगा एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की बात करी जा रही है। स्केटिंग खेल है, स्केटिंग खेल है, और यह एशिया स्तर का है। तो एशिया का स्केटिंग खेल की बात करी जा रही है। भारत में इसका आयोजन 2025 में किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। भारत में 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सवाल देखिए, उत्तर बताने की कोशिश करिए क्या होगा, ठीक है। सवाल देखिए, उत्तर बताने की कोशिश करिए क्या होगा आंसर। सभी बच्चों ने लाइक तो कर दिया है ना? लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर हो जाएगा भारत, आंसर हो जाएगा भारत इंडिया, आंसर हो जाएगा भारत इंडिया, आंसर हो जाएगा भारत इंडिया। चलिए, यहां क्या बात करी जा रही है? हम लोगों ने पहले ही बात करी है कि फीडे विश्व कप, फीडे शतरंज विश्व कप का आयोजन भारत में होगा, 2025 में होगा, ठीक है। 2025 के अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा। भारत में भी कहां होगा शतरंज विश्व कप? आप बोलेंगे भारत के गोवा में यह खेला जाएगा सर। अब स्थान भी निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। तो फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा के अंदर होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। सर क्लास बाद लाइक कर देंगे, अच्छा ठीक है, क्लास के बाद लाइक कर दीजिएगा, आप बस पढ़ लीजिए अभी, ठीक है। वो तो जैसे आपको काम है पढ़ना, है ना, वैसे मेरा काम है कि आपको बता देना कि भैया एक बार लाइक कर दो, है ना, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप करें या ना करें उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ना, ना ही उसके बाद मैं कुछ बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए, हम 2 बार लाइक कर लेंगे, हाँ चलो, इतना टोपापन तुम लोग लाते कहां से हो, है ना। सर हम 2 बार लाइक करेंगे, जैसे सर को पता ही नहीं है कि दूसरी बार लाइक करने पर डिसलाइक हो जाता है ना, हट जाता है। चलिए, कौन सा भारतीय राज्य 2025 में फीडे 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? आप बोलेंगे राज्य हो जाएगा गोवा, गोवा राज्य के अंदर फीडे विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश ने कौन सा खेल है सर? पहले खेल तो बताइए। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात करी गई है, ठीक है। खेलो इंडिया में वाटर स्पोर्ट्स की बात भी अब कर दी गई। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम हमने देखा,
खेलो इंडिया यूथ गेम हमने देखा, विंटर गेम हमने देखा, खेलो इंडिया ये सारे गेम हम लोगों ने देखे। अब यहां पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम की बात भी की जा रही है। ये पहली बार किए गए हैं श्रीनगर के अंदर। कहां? श्रीनगर कहां पर है? जम्मू कश्मीर पर आपको देखने के लिए मिलता है। और श्रीनगर में भी कहां किया गया? श्रीनगर में आपको पता होगा एक झील है, झील का नाम क्या है? डल झील। तो डल झील श्रीनगर के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश की टीम टॉप पर रही और 10 स्वर्ण 3 रजत 5 कांस्य जीती है, 18 पदक मध्य प्रदेश की टीम। मैंने क्या बोला? खेलो इंडिया वाटर गेम मध्य प्रदेश टॉप पर। ठीक है, कहां पर हुआ? डल झील। डल झील कहां पर है? श्रीनगर पर है। श्रीनगर पर है डल झील, आप याद रखिएगा। ठीक है, शुभंकर क्या था? ये आप शुभंकर देख पा रहे हैं, ये क्या है? किंग फिशर, हिमालयन किंग फिशर, हिमालयन किंग फिशर शुभंकर मैस्कॉट था। ठीक है, चलिए। बीच गेम में दीव टॉप पर था, वेरी गुड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूथ गेम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 हेल्ड? आंसर क्या है? एक बच्चा हमसे मोलभाव कर रहा है कि सर आप बताइए, हम सम नंबर में लाइक करें कि हम ऑड नंबर में, विषम नंबर में लाइक करें? देखो समझो, तुम लाइक करोगे तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। और अभी तुम क्यों आए हो? पढ़ने के लिए, ठीक है। पढ़ोगे तो क्या होगा? एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो पूरी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। तो अभी आप पढ़िए बस, ठीक है। लाइक बाद में कर दीजिएगा, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अपनी जिंदगी बना लीजिए, बाकी अभी आप पढ़ रहे हैं, 4 साल बाद कोई और बच्चे रहेंगे, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलो, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका श्रीनगर डल झील, श्रीनगर डल झील, श्रीनगर डल झील, ठीक है, श्रीनगर डल झील। वो तो अच्छा है, मान लो कि ये एप्लीकेशन नहीं है ना। कुछ लोग तो मना रहे होंगे कि सर आज आप यूट्यूब पर मिले हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग बात कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन पर तो इतना बोल देने पर आप 2 बार ब्लॉक कर दिए होते, है ना। पर एप्लीकेशन में यही है, लाइक करने के लिए भी कोई नहीं कि भाई लाइक करना हो लाइक करो, लाइक करने का ऑप्शन ही नहीं है उसमें, है ना। तुमको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो सो जाओ। अरे भाई साहब, ऐसी स्माइल की आदमी देख ले तो 2 दिन तक डरा हुआ रहे, है ना। 2 दिन तक रजाई से निकले ना, ये ऐसी इसकी स्माइल है। और ये स्माइल क्यों हो रही है? ये स्माइल करी जा रही है क्योंकि UEFA यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का इन्होंने खिताब जीता है, इसलिए ये स्माइल मार रहे हैं साहब। कौन सी टीम से हैं? PSG, पेरिस सेंट जर्मन टीम से ये हैं, पेरिस सेंट जर्मन टीम से हैं। यूनियन फॉर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा सुपर कप इन्होंने जीता है। सुपर PSG, सुपर PSG, सुपर कप PSG, सुपर कप PSG ने जीता है। सुपर कप पेरिस सेंट जर्मन टीम ने जीता है, PSG पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है। चलिए, यहां क्या बात करी जा रही है? आपको पता है भारत 2030 में राष्ट्रमंडल की मेजबानी करना चाहता है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अब ऑफिशियल तौर पर जो हमारी भारतीय ओलंपिक संघ है उसने भी इसको मंजूरी दे दी है ना। तो भारतीय ओलंपिक संघ, आप बोलेंगे राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा 2030 में।
इसके लिए बोला गया है, किसके द्वारा? इसके लिए दावेदारी के ऑफिशियल मंजूरी दे दी गई है भारत के द्वारा। ठीक है, मतलब अब ऑफिशियल तरीके से हम प्रपोजल रख रहे हैं, बस इतना है, प्रपोजल ही है, अभी मंजूरी नहीं मिली है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, करना चाहता है ऑफिशियल तौर पर, बस इतना ही याद रखिएगा, अपडेट था इसलिए मैंने दे दिया। ये कौन है? करणम मल्लेश्वरी। ये कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती हैं? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, ओलंपिक पदक विजेता है मीराबाई चानू। अभी मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये पार्टिसिपेट करेंगी, क्वालिफाई कर लिया है इन्होंने 2026 के कॉमनवेल्थ के लिए, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, ग्लासगो में जो होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेशनल इवेंट्स की बात करेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करेंगे। यहां पर क्या बात करी जा रही है? गुजरात के सांड, गुजरात के सड़ंद नाम के स्थान में भारत की पहली आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का उद्घाटन किया गया है। मतलब सेमीकंडक्टर के लिए पहली आउटसोर्स नाम की असेंबली और टेस्ट की सुविधा शुरू करी गई है। कहां पर? गुजरात के साणंद नाम के स्थान में, गुजरात के साणंद नाम के स्थान में। ठीक है, कहां पर? गुजरात के साणंद नाम के स्थान पर सेमीकंडक्टर के लिए एक असेंबली और टेस्ट किया गया है। आप इतना याद रख सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर से ही आपके टीवी, पैनल, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, चलिए भारत की पहली आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया है? बड़ा ही आसान है, साणंद गुजरात में किया गया है। कोई ऐसा बच्चा जिससे ये सवाल ना बना हो? साणंद गुजरात। ठीक है, पहली आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली। नेक्स्ट, यहां पर क्या बात करी जा रही है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, इन्होंने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के जीवन बीमा कवर की घोषणा करी है। मतलब जो आंध्र प्रदेश के नगर निगम कर्मचारी हैं, उनके लिए 1 करोड़ का बीमा कवर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर क्या बात करी जा रही है? यहां पर बात करी जा रही है जो पश्चिम बंगाल का एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व का क्षेत्र और बढ़ाया जाएगा, है ना। अब जब क्षेत्र बढ़ाया जाएगा तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सर दूसरा सबसे बड़ा बनेगा तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप बोलेंगे नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश का है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश का है, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, चलिए हाल ही में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया है। अगर सबसे बड़ा पूछा गया होता तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर क्या बात करी जा रही है? यहां पर बात करी जा रही है भारत का पहला 100% डिजिटल रूप से साक्षर एक जिला बन गया है। डिजिटल रूप से साक्षरता का मतलब क्या है? मतलब यहां का जो हर एक इंसान है वो कंप्यूटर चलाना जानता है। ठीक है, अगर डिजिटल साक्षर परिवार की बात करी जाती है, डिजिटल साक्षर परिवार की मैं बात करता हूं, मतलब परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल चीजें ऑपरेट कर सकता है। लेकिन यहां पर डिजिटल साक्षर राज्य की बात करी गई है,
मतलब केरल का हर एक नागरिक, हर एक वयस्क नागरिक वह डिजिटल चीजों को ऑपरेट कर सकता है। 5 साल या 5 साल या 5 से अधिक आयु का हर एक बच्चा, हर एक इंसान कंप्यूटर चला सकता है, ऐसी बात यहां पर बोली गई है। ऐसी घोषणा किसके द्वारा करी गई है? पिनराई विजयन के द्वारा ऐसी घोषणा करी गई है। पिनराई विजयन कौन है? ये केरल राज्य के मुख्यमंत्री आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सवाल देखिए आपसे एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। सवाल कैसा पूछा जाएगा? कौन सा भारतीय राज्य पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है? ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है? आप बोलेंगे आंसर हो जाता है सवाल का केरल। आंसर हो जाता है सवाल का केरल। आंसर हो जाता है सवाल का केरल। ठीक है, आंसर हो जाता है सवाल का केरल। क्लियर? नेक्स्ट, अगली जानकारी। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये पैदल चल रहे हैं। ये पैदल कहां पर चल रहे हैं? तो आपको देखने को मिलेगा ये रोड है और आप यहां पर नजर मारेंगे कि सर कि ये तो पुल जैसा लग रहा है ना? ये पुल जैसा लग रहा है। अब अगर आगे आपको बताऊं तो आप ये देख रहे हैं किसको? संग्राम सिंह जी, है ना? सम्राट सिंह चौधरी साहब को। सम्राट सिंह चौधरी और उस तरफ आपको नीतीश कुमार जी देखने के लिए मिलेंगे। मतलब यहां पर क्या है कि बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे चौड़े 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है। कहां पर किया गया है? बिहार में किया गया है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे चौड़ा, चौड़ाई में सबसे अधिक है और यह 6 लेन का ब्रिज आपको देखने के लिए मिलता है। क्या नाम है? औता समेरिया पुल, इसका नाम आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये कुछ जानकारी और मिल जाएगी आपको। यहां पर क्या बात करी जा रही है? अभी कई बार हम लोगों ने क्लास के अंदर भी बात करी है कि भारत सरकार शराब को रोकने के लिए तो कई बार कदम उठा चुकी है ना। कई राज्यों में ड्राई स्टेट का भी कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अलावा तंबाकू रोकने के लिए भी कई बार प्रयास किए जाते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों ने क्लास के अंदर बात करी थी कि सट्टा देख रहे हो इतनी खतरनाक तेज एसी है। एक मिनट, चलिए, तो एसी बंद करने का बोल दिया गया है ना। अब एसी बंद हो जाएगी तो हमको ठंडी नहीं लगेगी। जब हम आए थे तो रूम गर्म था तो हमने एसी चालू करवाई। अब रूम ठंडा हो गया, इतना ज्यादा ठंडा हो गया है कि जैसे शिमला बन गया है ना। चलिए कोई नहीं। तो कुल मिलाकर मैं बात कर रहा हूं कि जो गैमलिंग, सट्टा वाले खेल हैं, है ना, जो ऐसे खेल हैं जिनकी लत लग सकती है, पैसा देकर आप खेलते हैं, उन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है ना। क्या? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है और इसके तहत जितने भी, जैसे ड्रीम 11 हो गया, रम्मी सर्किल हो गया, पता नहीं कितने विंजो उंजो कौन कौन से खेल आते हैं, है ना, वो सारे प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। अगर कोई फिर भी करता है ऐसा तो 1 करोड़ रुपए उसको देना पड़ेगा, साथ में 3 साल तक की जेल, है ना, 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। ऐसा ही नहीं, अभी आपने कई सारे खिलाड़ियों को भी देखा होगा, प्रमोशन कर रहे थे, कई सारे एक्टर एक्ट्रेस प्रमोशन कर रहे थे ऑनलाइन गेमिंग वाले खेलों का, है ना। तो अगर अब कोई प्रमोशन करता है, प्रचार करता है, तो प्रचार करने वाले लोगों पर 50 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की जेल मिलेगी। मतलब जिसकी कंपनी है वो भी जेल जाएगा, जो प्रमोशन कर रहा है वो भी जेल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर हम तो प्रमोशन कर रहे थे, है ना, चीज अच्छी है या गंदी हमको पता ही नहीं है। जैसे आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैगी का ही आप उदाहरण मान लीजिए, मैगी प्रोडक्ट है, मैगी का किसी ने प्रचार किया, अब बाद में मैगी खराब निकल गई थी एक समय पर, उसके अंदर कुछ लेड के कण पाए गए थे। प्रचार करने वालों ने बोला कि भैया हम तो बस
एडवर्टाइजर हैं, हमको आ रहा है और हम उसको प्रचार कर रहे हैं। वो चीज का उपभोग या उसके टेस्टिंग वगैरह हम थोड़ी करते हैं, है ना। यहां पर ऐसा बोला गया कि भैया देखिए, अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो आप भी इसके उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना इसको बनाने वाले। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलो। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक को किसने मंजूरी दी है? कोई भी विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा ही दी जाती है, तब वो आगे चलकर कानून बनता है। ठीक है, कोई भी बिल को मंजूरी प्रेसिडेंट द्वारा मिलती है, तब वो जाकर एक्ट बनता है, कानून बनता है। आप याद रखिएगा। चलिए, यहां पर क्या बात करी जा रही है? आपको पता है सबसे ज्यादा भारत में जमीन किसके पास है? तो आप बोलेंगे साहब सबसे ज्यादा रेलवे के पास है, भारतीय रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है। दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय है ना, डिफेंस सेक्टर के पास सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। अभी मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? अभी मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है, ऐसा हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कि सर मेरा ड्रीम 11 में 1 करोड़ कमाने का सपना सपना ही रह गया। बहुत बढ़िया, चलो। तो आपको पता है कि जो रेल है, ट्रेन है, वो इस तरह से उसकी पटरियां होती हैं। पटरियों के बीच में आप देखते हो तो जगह खाली रहती है। वाराणसी में, बनारस में पहली बार ऐसा प्रयास किया गया कि पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगा दिए गए। सोलर पैनल मतलब सूर्य की बिजली प्राप्त कर, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और बिजली जनरेट करेंगे ये पैनल। इतनी सारी जगह है ना। तो मतलब जो सरकार अलग अलग पार्क बनाती है, सोलर पार्क, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे के पास बहुत सारा ट्रैक है ना। पूरे देश भर में रेलवे का ट्रैक फैला हुआ है, पूरे में आप ये फैला दो, है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर यहां पर सोलर पैनल बनाया गया है, सोलर पैनल लगाया गया है रेल की पटरियों के बीच में। और ये ऐसा है कि इसको कभी भी निकाला भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये बनारस में इसका टेस्टिंग किया गया है, आप ये बात भी याद रखिएगा। कहां पर? बनारस में टेस्टिंग किया गया है। ठीक है, सर चोरी नहीं होगा क्या? अब वो तो चोरों के ऊपर निर्भर करता है ना। हमारे गांव में हम लोगों ने अपने खेत के पास एक ट्रांसफार्मर लगवाया था। भैया बताओ, बिजली का ट्रांसफार्मर है ना। भैया लोगों ने बिजली काटी, ट्रांसफार्मर पूरा चुरा लेगा, बाकी तो बात छोड़। मतलब समझ रहे हो, पूरा ट्रांसफार्मर गायब। भाई साहब, अब हम लोगों ने दोबारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि भैया दोबारा लगवाओ ट्रांसफार्मर। आप क्या कर सकते हैं। कौन सा भारतीय शहर रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर बन गया है? आपने बोला वाराणसी बन गया है, वाराणसी बन गया है, वाराणसी बन गया है। ठीक है, चलिए, यहां पर क्या बात करी जा रही है? आईफोन 17, मतलब आईफोन 16 तक आ चुका है, आईफोन 17 आने वाला है। तो आईफोन 17 भारत के अंदर बनाने की कंपनी स्थापित कर दी गई है। मतलब बेंगलुरु के अंदर एक फॉक्सकॉन नाम का ऑफिस है, फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है, प्लांट है। तो फॉक्सकॉन बेंगलुरु के अंदर आईफोन 17 बन रहा है, ऐसी बात आप याद रख सकते हैं। चलिए, यहां पर क्या बात करी जा रही है? लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में हाथ मिलाया है और पानीपत हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की बात करी गई है। मतलब एलएनटी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन प्लांट लगाएंगी। आप ये बात भी याद रखिएगा। वोट चोरी हो जाता है सर, आप तो फिर भी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। हाँ सही बात है, वोट चोरी पे भी कुछ बोल दो, वो भी करंट अफेयर में आता है। अब वोट चोरी पे मैं क्या बोलूं, चुनाव आयोग ने बोल दिया है।
हलफनामा देना पड़ेगा, हम बहू बेटियों का सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। मतलब उस दिन मुझे इतनी हंसी आई थी। जो बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम आदि में जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा भी होगा, मैंने रील भी लगाई थी इसकी, है ना। मैंने स्टोरी पे भी डाला था कि देख रहा है विनोद, किस तरह से बहू बेटियों का नाम लेकर के अब बात को घुमाया जा रहा है ना। सभी ने देखा था मेरी रील को। चलो, तो इंटरनेशनल इवेंट की बात यहां पर करी जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट की बात यहां पर करी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या बात करी है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव साउथ कोरिया के द्वारा। क्या इनिशिएटिव है, कोई बच्चा स्कूल के अंदर मोबाइल फोन नहीं चलाएगा। मोबाइल फोन स्कूल की कक्षाओं में बैन है, ठीक है। आपको भी पता है कि पहले के जमाने पर स्कूल के मास्टर साहब इतना कूट दिया करते थे कि मास्टर साहब ने बोल दिया कि कोई फोन नहीं लाएगा, मतलब कोई फोन लेकर नहीं आता था। लेकिन अब जब से यह वातावरण बदला है, जेनजी वाला मामला आ चुका है, तो स्कूल के अंदर किसी बच्चे को मारना प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब किसी बच्चे को आप मार नहीं सकते हो स्कूल के अंदर, है ना। और इस बात से देखिए जो बच्चे हैं उनके अंदर भी थोड़ा हिम्मत आ जाता है ना, कि घर में क्या है, घर में तो मम्मी हमको कूटती ही रहती है, तो घर में थोड़ा सा मार खा लेंगे, स्कूल में हमें कोई मार नहीं सकता, तो चाहे फोन हो चाहे जो चीज हो हम स्कूल में लेकर जाएंगे। और इससे क्या होता है, जो बच्चे को स्कूल में पढ़ना चाहिए वो फोन पर व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, स्कूल में बैठकर पढ़ने के समय पर वो रीलें बना रहा है ना। इस चीज को साउथ कोरिया ने बैन कर दिया, बोला कि भैया स्कूल के अंदर फोन मत ले आना, जो लेकर आएगा वापस फोन नहीं जाएगा, ठीक है। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यह कानून लागू हो जाएगा साउथ कोरिया में मार्च 2026 में। मुझे कुछ कुछ कानून बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे ये वाला कानून हो गया स्कूल के अंदर फोन बैन वाला। एक पॉर्न बैन वाला कानून भी जो लाया गया था, है ना। 14 साल से कम उम्र के बच्चे पॉर्न नहीं देख सकते हैं। 16 साल से कम उम्र वालों के लिए बैन कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। चलो, मतलब सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था 16 साल वालों के लिए, कहां पर, आपने बोला ऑस्ट्रेलिया में। पॉर्न पासपोर्ट बनवाया गया था स्पेन में, है ना। तो ये चीजें बहुत ही शानदार रहती हैं। चलिए, किस देश ने देश भर में स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। साउथ कोरिया ऐसा करने वाला देश बना है अभी हाल ही पर, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, यहां क्या बात की जा रही है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट, बड़ी बिल्ली, बड़ी बिल्ली की मैं बात करता हूं तो 7 बिल्लियों को इसमें काउंट किया जाता है। एक शेर होता है, एक जगुआर होता है, एक प्यूमा होता है, एक टाइगर होता है, एक स्नो लेपर्ड होता है, एक लेपर्ड होता है, एक चीता होता है ना। तो इस प्रकार से 7 बड़ी बिल्लियां होती हैं। मैंने क्या क्या बोला, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ठीक है। इनके संरक्षण के लिए IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है। इसका मुख्यालय भारत में ही स्थापित किया गया है। इस संस्थान का नया सदस्य नेपाल बना है, यह बात आप याद रखिएगा। नेपाल इस संस्थान का नया सदस्य बना है, आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये 7 बिल्लियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना। आप फोटो देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। फोटो देखिए, इनकी फोटो आप कमरे में लगाइए बढ़िया तरीके से, कुछ भी करिए, आपके ऊपर है। चलिए, यहां क्या बात करी जा रही है, एक देश है जिसका नाम है ओमान। ओमान देश ने बोला है कि हम अपने यहां की सुविधाओं को बढ़ाएंगे, प्रमोशन करेंगे, ताकि हम हर साल लगभग 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित कर सके। मतलब जो भारतीय कहीं घूमने जा रहा है वो ओमान घूमने आए, ऐसा ओमान ने अपना लक्ष्य रखा है ना, 10 लाख भारतीयों का। अगली बात यहां पर क्या की जा रही है, आप किसी एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत बार चेकिंग होती है। लगभग एक बार गेट में हो गया, मेन गेट में, फिर एक बार एंट्री गेट में हो गया, फिर एक बार सामान चेकिंग के समय पर हो गया, फिर एक बार, मतलब लगभग 4 से 5 बार आपकी चेकिंग होती है अलग अलग स्थानों पर, है ना। और इस चेकिंग में काफी सारा समय व्यतीत होता है। मतलब अगर किसी की प्लेन
1 बजे की है, मान लो 12 बजे की है आपकी एरोप्लेन प्लेन, कहीं पर आपको जाना है तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होता है ना। मतलब आप 10 बजे वहां पहुंच जाइए, नहीं तो आप प्लेन आपकी छूट जाएगी, ठीक है। तो इसी बात पर यहां पर देखा गया, बहुत ज्यादा समय लग रहा था, तो अब दुबई ने यह प्रयास किया है कि आप पहले ही बायोमेट्रिक करवा लो, आपके चेहरे की पहचान वगैरह से हम लगभग नहीं तो सेकंडों में, कितने सेकंड में, 14 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। 14 सेकंड में, मतलब जो 2 घंटे का प्रोसेस है हम 14 सेकंड में पूरा कर देंगे। मतलब समझ रहे हो, 10G 15G, जितना बोल दो उतना जी कम है। चलिए सवाल देखिए, किस शहर ने बिना दस्तावेजी आव्रजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है? बताइए आंसर क्या होगा। कहां पर किया गया है, किस शहर में किया गया है? तो अल हबीबी कम टू दुबई, अल हबीबी कम टू दुबई, ठीक है, दुबई में ऐसा किया गया है, दुबई में ऐसा किया गया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली जानकारी, यहां पर क्या किया जा रहा है, रोबोट। अभी तो इंसान खेलों को खेलता है, इंसान की खेलों की प्रतियोगिता होती है। चीन थोड़ा एडवांस है, चीन ने रोबोट की मैराथन रेस भी करवाई थी, और अब चीन रोबोट का, ह्यूमनॉइड रोबोट का, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट का एक खेल भी आयोजित करने वाला है, ठीक है। यह बीजिंग के अंदर किया जाएगा, यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, ये आप देख रहे हैं कि यहां पर रोबोट बॉक्सिंग कर रहा है, यहां रोबोट के साथ सेल्फी खिंचवाई जा रही है, ये रोबोट पूरी लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो चीन इस मामले में थोड़ा एडवांस पहले से रहा है, और आगे भी ये उम्मीद है, जिस प्रकार से अभी भी अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, अगले कुछ सालों में ये अमेरिका को भी पीछे छोड़कर विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की चिंता है कि भारत और रशिया चीन के प्रति झुकाव ना करें, तो अब डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना अच्छा दोस्त भी बताने लगे हैं, है ना। चलिए पहली बार मानव रोबोट गेम कहां आयोजित किए गए थे? आपने बोला ये आयोजित किए गए थे बीजिंग चीन के अंदर, बीजिंग चीन के अंदर आयोजित किए गए थे। कहां पर? बीजिंग चीन के अंदर आयोजित किए जाएंगे रोबोट गेम, ठीक है। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात हम करते हैं, ठीक है। भारत फ्रांस महासागर मिशन में भारत अब लगभग 5000 मीटर गहराई तक गोता लगाने का कीर्तिमान हासिल कर चुका है, और ऐसा फ्रांस के सहयोग से भारत ने किया है। और आप याद रखिएगा, भारत का एक समुद्र मिशन आने वाला है ना। अगले साल भारत का समुद्रयान मिशन आने वाला है, अगले साल मतलब 2027 में आने वाला है समुद्रयान मिशन, जिसमें मत्स्य 6000 नाम का एक यंत्र रहेगा। हम समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए गोता क्या है? गोता मतलब डुबकी लगाना, है ना। गोताखोर आपने सुना होगा, जो पानी के अंदर जाते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, गोताखोर। भूख लग रहा है, अब एक बच्चा बोल रहा है मुझे बड़ा भूख लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, जल्द ही, मतलब कितना समय बचा है, लगभग 45 मिनट के आसपास और बचे हैं, तो हम लोग थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी से अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसरो ने गगनयान की सफलतापूर्वक ड्रॉपिंग के लिए अभी टेस्टिंग करी है, ये बात भी आप यहां पर देख सकते हो। इसरो ने गगनयान पैरासूट प्रणाली के लिए पहला एयर ड्रॉप परीक्षण पूरा कर लिया है, ये बात आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए यहां पर क्या बात करी जा रही है? LMLV, LMLV का फुल फॉर्म क्या है? लूनर मतलब चंदा मामा मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, मतलब एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है भारत के द्वारा जो कि बड़ा ही पावरफुल होगा, है ना। मतलब इंसान को अंतरिक्ष में भी ले जाने की क्षमता इसके अंदर हो सकती है, ऐसी बात की गई है, ठीक है। और यह उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा, LVM-3 को भी
बौना बना देगा, इस प्रकार से यह बनाया जा रहा है। मतलब भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाए जाने के लिए यहां पर इसरो ने काम करना शुरू कर दिया है। इसका नाम LMLV रखा गया है, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल इसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, आपसे परीक्षा में कैसा पूछा जा सकता है। LMLV का फुल फॉर्म क्या है? LMLV का फुल फॉर्म क्या है? तो जब भी फुल फॉर्म की मैं बात करता हूं तो आप हिंदी को मत पढ़िएगा। हिंदी आपने पढ़ी, दुर्घटना घट गई, है ना। अंग्रेजी पढ़िएगा। तो आपने बोला LMLV, तो लो नहीं सर, लाइट नहीं सर, लार्ज नहीं सर, लूनर बिल्कुल सही। लूनर, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, मतलब पहले शब्द से ही आंसर सही आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहां क्या बात करी जा रही है? यहां आप देख पा रहे हो, ये सूरज भगवान है और ये नासा है, ये पृथ्वी है, ये AI है ना। मतलब क्या किया जा रहा है? नासा के द्वारा एक ऐसा AI सिस्टम बनाया जा रहा है जिसका नाम सूर्या रखा जा रहा है, और इसके साथ हाथ मिलाया है नासा के साथ IBM एक भारतीय कंपनी है, और ये सूर्य नाम का एक AI मॉडल बनाएंगे। इससे होगा क्या? इसको अंतरिक्ष में सेट किया जाएगा। जब भी सूरज के तूफान आएंगे, है ना, सूरज की दशाओं में परिवर्तन होगा, तो ये AI मॉडल पृथ्वी में पहले ही बता देगा कि भैया कुछ तो हो रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो आप देखिएगा, यहां पर 2 घंटे पहले तक के दृश्य पूर्वानुमान की उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा यहां पर सौर तूफानों की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है। सौर तूफान की भविष्यवाणी के लिए नासा और IBM द्वारा लॉन्च किए गए AI मॉडल का नाम क्या है? आपने बोला AI मॉडल का नाम हो जाता है सूर्या। AI मॉडल का नाम हो जाता है सूर्या। AI मॉडल का नाम हो जाता है सूर्या। ठीक है, यहां क्या बात करी जा रही है? देखिए, एक बीमारी होती है रूबेला। रूबेला बीमारी में आपके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल धब्बे, जैसे कोई इंफेक्शन हो गया है शरीर पर, चमड़ी पर, है ना, पूरे लाल लाल चकत्ते टाइप के आपके पड़ जाते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बोला गया है कि हम नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित कर रहे हैं, है ना, कि हम नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी घोषणा करी है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके पहले भूटान, तिमोर लिस्ते, श्रीलंका, मालदीव, इनको भी साउथ कोरिया, इनको भी रुबेला मुक्त घोषित किया जा चुका है। आप ये बात याद रखिएगा, मतलब 5 देशों को रुबेला मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 तक किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? 4 विकल्पों में आंसर क्या हो जाएगा? इन 4 विकल्पों में आंसर हो जाएगा नेपाल। इन 4 विकल्पों में आंसर हो जाएगा नेपाल। इन 4 विकल्पों में आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट, यहां क्या बात करी जा रही है? यह बात करी जा रही है नासा 2030 तक, नासा मतलब अमेरिका की स्पेस एजेंसी 2030 तक चंद्रमा के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेगी। परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर भारत अभी खुद के अंदर ही स्थापित कर रहा है ना। स्वदेशी रूप से अभी हमने सिर्फ एक स्थापित किया है भारत में, है ना, कलपक्कम स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। और अमेरिका बोल रहा है कि हम चंद्रमा के अंदर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेंगे। सिर्फ अमेरिका नहीं, चीन ने बोला है कि हम भी 2035 तक स्थापित करेंगे। अमेरिका ने बोला कि हम 2030 तक करेंगे, चीन ने बोला है कि हम 2035 तक करेंगे चंद्रमा के अंदर परमाणु रिएक्टर की स्थापना। ठीक है, चलिए यहां क्या बात बोली जा रही है? शुक्र नाम का एक ग्रह है, आपको पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। जो शुक्र है जिसको आप वेनस भी बोलते हैं, तो वेनस के अध्ययन के लिए रूस ने एक मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन का नाम है वेनेरा डी। इस मिशन का नाम है वेनेरा डी, आप याद रखिएगा। क्या नाम है? वेनेरा डी, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए यहां पर क्या बात कही जा रही है? इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोली गई है,
कुल मिलाकर इसरो द्वारा, आप इतना याद रखिए, है ना, बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन है? पराग अग्रवाल। मतलब एक समय जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया था, तब पराग अग्रवाल जी के बारे में भी जो मीम बने थे, है ना, कि लो मैं पहले ही बोल रही थी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, है ना, क्योंकि ये सीईओ थे। सीईओ मतलब कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी, कंपनी का अधिकारी है, मालिक तो है नहीं। मालिक चेंज हो गए, जैक डोर्सी ने एलन मस्क को ट्विटर बेच दिया, तो ट्विटर के मालिक जैसे ही परिवर्तित हुए, मालिक ने अधिकारी को निकाल दिया, बोला कि पराग भैया, पराग अग्रवाल भैया, आप अभी सीईओ हो ट्विटर के, अब हम आपको नहीं रख पाएंगे। इनको निकाल दिया गया था, ठीक है। तो अब यही पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के एक्स सीईओ रह चुके हैं, इन्होंने एक एआई सिस्टम नया लॉन्च किया है, एक स्टार्टअप लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप का नाम रखा गया है पैरेलल वेब सिस्टम। पैरेलल वेब सिस्टम, इसमें जटिल मशीनों को और अधिक सटीक और गति प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, इस तरह की बात यहां पर करी गई है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एआई केंद्रित स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? पराग अग्रवाल ने लॉन्च किया है। पराग अग्रवाल कौन है? ट्विटर के सीईओ। सुंदर पिचाई गूगल वाले हैं, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, एलन मस्क ट्विटर के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, स्टारलिंक के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। आगे बात करते हैं। आपने बोला मुंबई होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल ओलंपियाड। ये जो ओलंपियाड है खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, मतलब कुल मिलाकर के एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर होने वाला है। मुंबई में इसका आयोजन होगा, है ना। 64 देश के आसपास इसमें भाग लेंगे। कुल मिलाकर मुंबई के अंदर अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड जो कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित होगा, किया जाएगा, ठीक है। 18वां अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आप बोलेंगे मुंबई के अंदर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम डिफेंस की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। यहां पर क्या बात करी जा रही है? स्लीनेक्स। स्लीनेक्स आप नाम ही देखेंगे तो श्रीलंका SL, इंडिया IN, एक्सरसाइज EX, तो क्या बन गया? स्लीनेक्स। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज स्लीनेक्स। तो स्लीनेक्स का 12वां संस्करण अगस्त में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? तो ये श्रीलंका में ही आयोजित हुआ है, ठीक है। इसमें भारत के 2 जहाजों ने शामिल पार्टिसिपेशन किया है। एक इंडियन नेवल शिप राणा और इंडियन नेवल शिप ज्योति। एक राणा एक ज्योति, एक राणा ज्योति, राणा ज्योति, तो आप ज्योति राणा कर सकते हैं। ज्योति राणा श्रीलंका में शामिल हुए, ज्योति राणा श्रीलंका में शामिल हुए 12वें स्लीनेक्स में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 2005 में पहली बार स्लीनेक्स का आयोजन किया गया था, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है ना? भारत में, श्रीलंका में। ये दोनों ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ही कैंसिल कर देंगे, है ना, क्योंकि श्रीलंका इंडिया इसमें 2 ही देश शामिल हैं। तो इस साल भारत में नहीं किया गया है, श्रीलंका में किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए इस सवाल को एक बार देखिए, बताइए आंसर। हमारी क्लास चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है हमारी क्लास में? तो नहीं हमारी क्लास में? चलो बढ़िया। तो नहीं हमारी क्लास में? आवाज सही आ रही है? हेलो हेलो 1 2 3। तो नहीं हमारी क्लास में? आवाज सही आ रही है? हेलो हेलो 1 2 3। चलिए बढ़िया है, आवाज वगैरह सब ठीक है।
यहां पर क्या बात करी जा रही है? आप बोलोगे पहली बार महिला बटालियन स्थापित करी है CISF ने, है ना। एक ऐसी यूनिट जिसमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। इसने CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब आप मेट्रो स्टेशन जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, है ना, यहां पर CISF के कमांडो ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। और CISF की स्थापना 1969 में हुई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के हेड हैं वर्तमान में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? CISF, ऑप्शन सी। देख लीजिएगा, अगस्त 2025 में किसकी स्थापना की गई है बोला गया है। ठीक है, क्लियर? सर आपका फोन कौन सा है? फोन कौन सा है? क्या करोगे फोन जान के? मैं सोचा था यहाँ पर एक डॉक्टर थे गुड़गांव में, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि ऑपरेशन की नीड नहीं पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला कि चलो ऑपरेशन नहीं होगा तो पैसे बच जाएंगे थोड़े से। मैं सोच रहा था कि आईफोन ले लेंगे। फिर बाद में वो डॉक्टर ने भी कुछ दिनों बाद, 10-15 दिन बाद दवाई वगैरह दी, तो बोला कि नहीं ऑपरेशन तो देखिए करना ही पड़ेगा, अब ये ऑपरेशन के कम में नहीं बात बन पाएगी। तो फिर मैं बोला कि यार मेरा सपना, मतलब मैंने जो प्लान बनाया था कि आईफोन ले लूंगा, वो प्लान पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। वही मैं सोचा था कि पैसे बच रहे हैं, मैंने तो यही सोचा था कि ऑपरेशन तो होना ही है। पहले एक डॉक्टर को दिखाया, एक डॉक्टर ने दूसरी ही मीटिंग में बोल दिया कि ऑपरेशन होना है। तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर ने बोला ये गुड़गांव वाले सर ने कि थोड़ा दिनों बाद ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर बाद में लगभग 15 दिन बाद बोला कि ऑपरेशन होगा। वही उस दौरान मैंने सोचा कि चलो इतने पैसे मैंने अब निकाल ही लिए ऑपरेशन के, तो बच गए हैं पैसे, तो आईफोन खरीद लेंगे। बाद में फिर ये था कि चलो ऑपरेशन कराना ही है तो क्या ही है, चलो। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो एक यंत्र है, ये DRDO ने बनाया है। ये क्या है? IADWS, मतलब इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। मतलब आपने देखा है पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा था, ड्रोन वगैरह, मिसाइल वगैरह आती हैं, तो उनको मारने में ये सक्षम हो सकता है। इस तरह से बात यहां पर कही जा रही है। मतलब भारत खुद का S-400 बनाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर आप ऐसा बोल सकते हैं। टेस्टिंग कहां करी गई? ओडिशा के अंदर टेस्टिंग करी गई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा। यहां पर क्या बात करी जा रही है? तो आप बोलोगे इंडियन नेवल शिप उदयगिरी, इंडियन नेवल शिप हिमगिरी, इनका कमीशन किया, इनको शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। ठीक है, भारतीय नौसेना में उदयगिरी हिमगिरी को शामिल किया गया है। उदयगिरी हिमगिरी को शामिल किया गया है किसमें? इंडियन नेवी में। आप ये बात याद रखिएगा। गुरुजी कृपया बताइए आपका ऑपरेशन किसका हुआ था? थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था शरीर में, बस उस चीज को निकाल दिया गया है। अब हम उन चीजों की बात नहीं करते हैं, है ना। चलिए, अब मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बस। ठीक है, चलिए यहां क्या बात करी जा रही है? आप बोलिएगा एक एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया है समन्वय शक्ति, यह असम और मणिपुर में आयोजित की जा रही है। मतलब इसमें नागरिक भी शामिल होंगे और सेना भी शामिल होगी। जैसे अभी मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, जैसे अभी स्थिति बनी हुई थी, है ना, तो उसमें नागरिक खुद को बचा पाए, ये नागरिकों का बहुत ज्यादा सहयोग होगा सेना के लिए, है ना। मान लीजिए अगर हम घायल हो गए तो सेना ही आएगी हमें बचाने के लिए, हमारी बिल्डिंग आदि से हम लोग को निकालने के लिए, है ना, क्षेत्रों से निकालने के लिए। तो अगर हम खुद को बचा लेंगे तो ये सेना की बहुत ज्यादा सहायता होगी। इस चीज की प्रैक्टिस मणिपुर और असम आदि के क्षेत्रों पर भी कराए जाने के लिए एक बात अभी की गई है। समन्वय शक्ति नाम का अभ्यास ये किया गया है, ये बात आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, सवाल देखिए, समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास किन राज्यों में आयोजित किया जा रहा है? तो आपने बोला असम और मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या बात की जा रही है? इंडियन नेवल शिप INS कदमत, यह कहां पर पहुंचा? इंडोनेशिया में घूमने के लिए गया था। जैसे मैं घूमने जाता हूं, आप घूमने जाते हैं, है ना, कहीं पर मामा के यहाँ, चाची के यहाँ, दादी के यहाँ, उसी तरीके से भारत का एक जहाज है कदमत, ये इंडोनेशिया घूमने गया है। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच की दोस्ती गहरी होगी, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है,
यहां पर बात की गई है ईरान ने एक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम रखा गया है सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404 ईरान ने परीक्षण किया है, याद रखिएगा। चलिए यहां क्या बात करी जा रही है, तो तेजस विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। लगभग 62,000 करोड़ रुपए के 97 तेजस विमान खरीदे जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो 97 तेजस विमान खरीदे जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तेजस भारतीय स्वदेशी रूप से निर्मित विमान है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाए जाते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी यहां पर क्या बात करी जा रही है, अग्नि 5 मिसाइल, जो कि अग्नि मिसाइल का सबसे अपडेटेड वर्जन है। लगभग 5,000 किलोमीटर तक की मार सकती है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये मार कर सकने वाली मिसाइल है। चीन तक ये मार कर सकती है, रूस तक ये मार कर सकती है। आप ये बात भी याद रखिएगा कि ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है, ऐसी ये मिसाइल हो जाती है ना। नाम क्या है, अग्नि 5। इसका दोबारा से सफल परीक्षण किया गया है ना, ओडिशा चांदीपुर में। ये बात आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण तिथियों इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस। हम लोगों ने स्टैटिक जीके में बात किया हुआ है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के सम्मान में मनाया जाता है। इस बार 2 थीमें थी, स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटी, एक घंटा खेल के मैदान में। ये दोनों थीम इस बार के स्पोर्ट्स डे की थी। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को 29 अगस्त को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। सवाल देखिए कैसा आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप बोलेंगे मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में मनाया जाता है खेल दिवस, ठीक है। यहां पर वर्ल्ड लेक डे की बात करी जा रही है, झील दिवस की बात करी जा रही है। 27 अगस्त को झील दिवस मनाया जाता है। यहां पर स्पेस डे की बात करी जा रही है, अंतरिक्ष दिवस की बात करी जा रही है। 2025 में दूसरा अंतरिक्ष दिवस है। एक बार 2024 में मनाया गया था पहला, और फिर 2025 में मनाया जा रहा है। यह सवाल आपसे अभी कल पूछा गया, जो यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ था ना, यूपी SSSC पीईटी का एग्जाम हुआ, पूछा गया था चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब प्रक्षेपित किया गया था चंद्रमा के लिए, है ना। तो चंद्रयान 3 को ये लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 लैंड हुआ है 23 अगस्त 2023 को। 2023 में लैंड हुआ है तो 2023 में ही तो निकला होगा, है ना। तो यही सवाल आपसे पूछा गया था, साल पूछा गया था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी इस बार की स्पेस डे की? 23 अगस्त की तारीख को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक, आर्यभट्ट से गगनयान तक, ये इस बार की थीम मानी गई थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय क्या? आपने बोला आर्यभट्ट से गगनयान तक, ये इस बार की थीम मानी गई थी। आप ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये कौन है? राजीव गांधी जी हैं। आप याद रखिएगा, राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त के रूप में मनाई जाती है। राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त के रूप में मनाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। राजीव गांधी जी की बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। 20 अगस्त की तारीख को राजीव गांधी जी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मतलब हार्मोनी डे के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी का हैप्पी बर्थडे टू यू, याद रखिएगा। चलिए, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, इकोनॉमी को देखते हैं, अर्थव्यवस्था को देखते हैं। यहां पर क्या बात करी जा रही है? भारत और अफ्रीका ने साथ में 100 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा है ना। चलिए, तो मतलब भारत और अफ्रीका जो व्यापार करेंगे उस व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा, ऐसी बात यहां पर करी जा रही है, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है फास्टैग। आप हाईवे से निकलते होंगे तो आप देखते होंगे टोल लगता होगा, है ना। तो टोल के लिए जैसे आप बस में चढ़ते होंगे तो पास बन जाता है बस का, है ना। तो बस ऐसे ही यहां पर पास की बात करी जा रही है। फास्टैग वार्षिक पास लगभग 3,000 रुपए में ये आपका निर्मित हो जाएगा, और साल भर आप वहां से टोल क्रॉसिंग कर सकते हैं। इस तरह की बात यहां पर करी जा रही है, ठीक है। ये अलग अलग इसके भी पैकेज हैं, ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर फास्टैग पास
NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। सऊदी अरब के अंदर भारत का कारगिल का खुबानी नाम का एक प्रोडक्ट है, ये प्रदर्शित किया जा रहा है। ये है खुबानी, ये कारगिल नाम के क्षेत्र में होता है खुबानी, और ये सऊदी अरब में प्रदर्शित किया जा रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब हम प्रमुख निधन की बात करते हैं। इस समय मतलब 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच कौन प्रमुख व्यक्ति हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए ये साहब कौन है, आप बोलोगे स्वराज पॉल इनका नाम है, स्वराज पॉल इनका नाम है। ये एक उद्योगपति थे, बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति थे, भारत में नहीं रह रहे थे, भारत के बाहर रह रहे थे। तपारो ग्रुप का संचालन इन्होंने ब्रिटेन में, भारत में, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व कई स्थानों पर किया, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था, है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक उद्योगपति थे, पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको दिया गया था। नाम इनका क्या है, आपने बोला नाम है इनका स्वराज पॉल, नाम है इनका स्वराज पॉल, नाम है इनका स्वराज पॉल। ये साहब कौन है, आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बॉब सिम्पसन इनका नाम है, इनका भी हाल ही पर निधन हुआ। क्रिकेट खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन, इनका निधन हुआ। स्वराज पॉल बिजनेसमैन, पद्म भूषण पुरस्कार 1983 में, और ये हैं आपने बोला बॉब सिम्पसन, क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के। ये कौन है, ला गणेशन साहब, नागालैंड के राज्यपाल, इनके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ तो फिर मणिपुर के राज्यपाल ने इनका अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप इनको भी देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, सम्मेलनों की बात करते हैं, प्रमुख सम्मेलन की बात करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला प्रमुख सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपने देखा बहुत ही ज्यादा चर्चा में, पूरे विश्व ने इसको बहुत ज्यादा चर्चा में रखा। क्यों, क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के व्लादिमीर पुतिन मिले हैं, है ना। और आपको पता है इस तरह की मीटिंग आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है कि इनकी मुलाकात कहां पर हुई, तो आप बोलेंगे साहब अलास्का के अंदर इनकी मीटिंग हुई है। कहां पर, अलास्का के अंदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है। अलास्का के अंदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है, ठीक है। यहां पर क्या बात करी जा रही है, तो मिलिट्री मेडिकल एक सम्मेलन की बात करी जा रही है ना। मिल मेडिकॉन, मिल मेडिकॉन मतलब मिलिट्री के लिए, मतलब जो सेना है हमारी उसके लिए चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किस प्रकार से जो मिलिट्री का स्वास्थ्य है उस पर चुनौतियां क्या है, सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं, इन पर चिंतन किया जाएगा, ठीक है। अगस्त में किया गया था, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दिल्ली में किया गया था, दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष जो है भारत के ओम बिरला हैं, और इन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया था बारबाडोस में, ठीक है। ओम बिरला जी ने राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया था, बात याद रखिएगा। ये सवाल मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूं, सिर्फ वन लाइनर आपको याद रखना है, डिटेल नहीं याद रखना है, ठीक है। वन लाइनर में याद रखिए, बात हटाइए, वन लाइनर याद रखिए, बात हटाइए। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं खुद से ही आपको विस्तार से बताता हूं, लिख करके बताता हूं, ठीक है। चलो यहां क्या बात की जा रही है, द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन की बात करी जा रही है। आध्यात्मिक सम्मेलन कहां पर किया गया है, उज्जैन में किया गया है। आध्यात्मिक सम्मेलन उज्जैन में किया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। आध्यात्मिक सम्मेलन उज्जैन में किया गया है, और ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, आप ये बात याद रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। अब यहां पर क्या बात करी जा रही है, रण संवाद। रण मतलब क्या होता है, युद्ध। रण मतलब क्या होता है, युद्ध, है ना। रण मतलब युद्ध होता है। तो आपने बोला मध्य प्रदेश में एक बाबा अंबेडकर नगर है, ये आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें आर्मी वॉर कॉलेज में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख सेना से संबंधित मुद्दे, सैन्य समुदाय के बीच संवाद आदि की बात करी जाएगी। कुल मिलाकर आप बोलेंगे रण संवाद मध्य प्रदेश, रण संवाद मध्य प्रदेश, रण संवाद मध्य प्रदेश। इसमें तीनों सेनाओं के जो
प्रमुख थे, तीनों सेनाओं के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए। ठीक है, ये कौन है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं और टेड्रोस अधेनम इनका नाम है। बोला जा रहा है कि भारत नई दिल्ली के अंदर पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मतलब पारंपरिक चिकित्सा सुविधा पर नई दिल्ली पर बैठक करी जाएगी, ऐसा यहां पर बोला गया है। वन लाइनर में याद रखिए, बहुत नहीं। मुंबई में वाटर वेज टू वंडर, वाटर वेज टू वंडर नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई के अंदर। वाटर वेज टू वंडर मुंबई, वाटर वेज टू वंडर मुंबई, वाटर वेज टू वंडर मुंबई। ठीक है, चलिए अब हम प्रमुख स्कीम की बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे। यहां पर हमें कुछ सवाल ध्यान से देखने हैं। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी ने बोला कि अगर किसी महिला को रोजगार करना है मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। फिर वो रोजगार करेगी, फिर उसका आकलन किया जाएगा, उसके रोजगार का स्टडी किया जाएगा और 6 महीने बाद फिर उसको जितने पैसे की आवश्यकता है 2 लाख रुपए तक वो उसकी सहायता की जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है कि परिवार की महिलाओं को 10,000 रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा जो रोजगार करना चाहती है। फिर 6 महीने तक उसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद प्रदर्शन का आकलन करके 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उसको प्रदान करी जाएगी। ऐसी योजना का नाम क्या है जो कि बिहार में शुरू करी गई है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है सर, फ्री में 10,000 रुपए देंगे, बाद में लेंगे तो नहीं, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करी है। तो आपने बोला यह योजना शुरू करी है किसने? बिहार ने। तो आप ले लीजिए पैसा, बोल दीजिएगा कि मैंने रोजगार किया, मेरा रोजगार चल नहीं पाया, है ना। 2 लाख रुपए अगर आपको लेने हैं तो आपको रोजगार की वृद्धि दिखानी पड़ेगी, ये भी होशियार है ना। नहीं तो पहले ही 2 लाख दे देते, बोलते 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन उन्होंने पहले 10,000 रुपए देने की बात कही है कि भैया 10,000 रुपए लो, अब रोजगार अगर करते हो तो रोजगार को देख करके पैसा दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये कौन है? इनका नाम है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अलग अलग स्थानों पर आप देख पा रहे हो कि लोग भाषाई विवाद का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक में जो कन्नड़ा नहीं बोल रहा है उसको मारा जा रहा है, महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं बोल रहा है उसको मारा जा रहा है, और पश्चिम बंगाल से ऐसे लोग जो रोजगार के लिए बाहर निकले थे, अगर वो भी इस प्रकार के भेदभाव का सामना कर रहे हैं तो ममता बनर्जी जी ने बोला है कि आप अपने राज्य लौट आइए, आपको 1 साल तक काम ढूंढने की स्वतंत्रता दी जाएगी। अगर उस समय तक आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको 5,000 रुपए तक की मासिक सहायता प्रदान करी जाएगी जब तक आप काम नहीं ढूंढ लेते हैं, है ना। 5,000 रुपए की मासिक सहायता 1 वर्ष तक, जब तक आप काम नहीं ढूंढ लेते हैं, रोजगार नहीं ढूंढ लेते हैं। ऐसी श्रमश्री नाम की योजना शुरू करी गई है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, आप याद रखिएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने श्रमश्री योजना शुरू करी है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने श्रमश्री योजना शुरू की है। नेक्स्ट, यहां पर क्या बात करी जा रही है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत करी है। प्रोजेक्ट आरोहण में क्या किया जाएगा? जो कर्मचारी के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करी जाएगी। ठीक है, मतलब NHAI के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों की शिक्षा में सहायता प्रदान करी जाएगी। आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण के तहत, आप याद रखिएगा। यहां पर कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल, यहां पर मिशन चलाया गया। देखिए सरकारें क्या करती हैं, मिशन चला दिया, नो हेलमेट नो फ्यूल। अभी की बात है, कहां, मुरैना या भिंड की बात है, न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े फ्रंट पेज में निकला हुआ था, आपने भी शायद पढ़ा होगा कि एक स्थान ने, पेट्रोल पंप ने मना कर दिया कि हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे क्योंकि आप हेलमेट नहीं लगाए हो। आधे घंटे बाद वही लोग वापस आए हैं और लगभग 15 मिनट तक उस पेट्रोल पंप पर फायरिंग किए हैं, है ना। तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा भैया? ठीक है, चलिए, तो नो हेलमेट नो फ्यूल यह किया गया है उत्तर प्रदेश में, यह बात भी आप याद रखिएगा।
ये जनजाति कार्य मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया है। आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है जनजाति कार्य मंत्रियों के द्वारा। जुएल ओरांव जी जो हैं, आप याद रखिएगा। अब हम इंडेक्स की बात करते हैं, प्रमुख सूचकांकों की बात करते हैं। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स, स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करी जा रही है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करी जा रही है। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मतलब जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक संस्थान है। IMD मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसके द्वारा अलग अलग स्थानों का अध्ययन किया जाता है कि क्या ये स्मार्ट सिटी है, क्या सिटी में सारी सुविधाएं मूलभूत उपलब्ध हैं या नहीं है। इस रैंक में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। भारत के 3-4 शहर भारत के इसमें शामिल हैं, जैसे दिल्ली 104 स्थान पर, मुंबई 106 स्थान पर, बेंगलुरु 110 स्थान पर, हैदराबाद 109 स्थान पर। यह बात भी आप याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। नेक्स्ट, यहां क्या बात करी जा रही है? कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। ये भी IMD के द्वारा जारी किया जाता है। क्या? प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, और इसमें इंडिया की रैंक है 41। डायरेक्ट याद रखिए, इंडिया की रैंकिंग 41 है। पिछले साल 39 हुआ करती थी, इस साल 41 है। मतलब भारत की स्थान 2 नीचे आ गया है, भारत है ना, 2 नीचे आ गया है। टॉप में कौन है? स्विट्जरलैंड इस इंडेक्स में, कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, IMI मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये बात ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए क्या होगा। सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए क्या होगा। एक बच्चा बोल रहा है, प्रीति अपना ID देना हमको, बस इसी बात से मुझे दुख होता है ना। मतलब मेरा ID तुमने नहीं मांगा, और मैं तुमको पढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तुमने मेरा ID नहीं मांगा है ना। तुम किसी और दोस्त से अगर तुम उसका नंबर ले लोगे, ID ले लोगे, तुम उससे बातचीत करोगे, समय तुम्हारा बर्बाद होगा, है ना। तुम उसकी ID पूछ रहे हो, बहुत नाइंसाफी है ना। चलो, इसी बात पर मैं इसका उत्तर बताता हूं, क्या? 41। आगे बढ़ते हैं। अब बुक एंड ऑथर की बात करते हैं, पुस्तक और लेखक की बात करते हैं। तो ये जितेंद्र सिंह जी हैं। जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, और इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है, द वेट लॉस रिजोल्यूशन। द वेट लॉस रिजोल्यूशन नाम की किताब रिलीज की गई है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन कौन है? अम्बरीश जी और शिवम जी। ठीक है, शिवम जी के लेखक हैं। चलिए, अब फेयर फेस्टिवल, तो एक ही फेस्टिवल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कौन सा फेस्टिवल है? आपने बोला श्रीलंका में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव किया गया है। भारतीय सिनेमा महोत्सव श्रीलंका में किया गया, भारतीय सिनेमा महोत्सव श्रीलंका पर किया गया है। मिसलेनियस अतिरिक्त सवालों की बात मैं करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत और EAEU। EAEU का मतलब क्या है? आप बोलिएगा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के मध्य FAT फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए समझौता किया गया है। मतलब व्यापार बढ़ाया जा रहेगा यूरोप, एशिया और भारत के बीच में। ठीक है, इतना आप याद रखिए बस। यहां क्या बात करी जा रही है? UIDAI ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। स्टारलिंक मतलब एलन मस्क की कंपनी है। स्टारलिंक मतलब एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, और इसने UIDAI के साथ हाथ मिलाया है टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा। क्लास की PDF कहां पर दी जाएगी? क्लास की PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। PDF उपलब्ध कराई जाएगी रेलवे एग्जाम के टेलीग्राम पर, आप याद रखेंगे। कल सुबह हमारी मुलाकात कितने बजे होगी? अब रोज सुबह हमारी मुलाकात होगी सुबह 8 बजे, आप याद रखिएगा। ठीक है, मॉर्निंग
एट 8 AM हमारी मुलाकात होगी। तो एसएससी वाले चैनल पर, रेलवे वाले चैनल पर, दोनों चैनलों पर हमारी मुलाकात होगी। कितने बजे होगी? सुबह 8 बजे होगी। पीडीएफ कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ले लीजिएगा पीडीएफ। इस सवाल का उत्तर मुझे आप सभी वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो खत्म हो जाने के बाद बताना है, ठीक है? सभी बच्चे बताएंगे, याद से बताएंगे। क्या है सवाल? ट्रंप और पुतिन की मुलाकात कहां पर हुई थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये रही हमारी शानदार सी क्लास। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। आप अपना रखेंगे ध्यान। जय हिंद, जय भारत।